दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम को लेकर। जैसा कि व्हाट्सएप में बहुत लोग इस विषय में पूछते हैं, जो नए दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन इसी प्रकार से बृहत रूप से कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो आज की जो हमारे पास में जन्म कुंडली है, यह है एक युवक की। इनका डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1984। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। जन्म का समय है सुबह 7:06 और जन्म स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले आप इनकी जन्म की तिथि को नोट कर लीजिए और इनका जो बर्थ चार्ट है वो प्रिपेयर कर लीजिए। तब तक मैं आपको इनके जन्मकाल के पंचांग के विषय में बता देता हूँ। ये सोमवार के दिन आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्मे हैं। मनुष्यगण मीन राशि, ये जल तत्व की राशि है। गुरु राशिश होते हैं और कुंडली इनकी बनती है तुला लग्न की। तो लग्नपति का लग्न में होना मालव्य योग आप सभी देख पा रहे होंगे कि जन्म कुंडली में अगर लग्नेश जाकर के लग्न में बैठ जाएं तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। और तुला लग्न की कुंडली में लग्नेश जैसा कि शुक्र बनते हैं, तो शुक्र का लग्न में होना भी व्यक्ति को बहुत देखने में सुंदर, खूबसूरत, या हम कह सकते हैं कि सजने संवरने का शौकीन, किसी एक कला में निपुण और ज्योतिषियों के गुणों से संपन्न बना देता है। ऐसे व्यक्तियों की ज्योतिषी में रुचि भी बहुत अच्छी होती है। तुला लग्न के लोग किस तरह के होते हैं आप सभी जानते हैं। बहुत ज्यादा बैलेंसिंग नेचर इनका होता है। हर एक चीज में ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तराजू इनका चिन्ह होता है, तो ये हर एक चीज को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बातें जो इन्होंने लिख के मुझे दी हैं वो मैं आपको इनके विषय में बता देता हूँ। इन्होंने लिखा है कि आई एम वर्किंग इन अ PSU एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम पास्ट 14 ईयर्स। ये PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनीज होती हैं उसमें ये 14 साल से एक सरकारी कर्मचारी की तरह काम कर रहे हैं। आई एम मैरिड एंड हैव वन सन ऑफ 9 years एज। ये शादीशुदा है और इनका 9 साल का एक पुत्र है। आई हैव माई फादर, मदर एंड अ यंगर ब्रदर। साथ ही साथ में एक छोटा भाई इनका और माता पिता के साथ में रह रहे हैं। आई एम प्राइमरीली मैकेनिकल इंजीनियर विद MBA। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, साथ ही साथ MBA भी एज अ पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया हुआ है। 9 years of my career I worked at construction site intensively all across India with many transfers। तो 9 साल से इन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट्स में मेनली काम किया है और भारत के विभिन्न शहरों में इनका ट्रांसफर भी होता रहा है। चलिए इनकी जन्म कुंडली की तरफ हम चलते हैं और आपको मैं कुछ बातें बता देता हूँ। तुला लग्न की कुंडली है तो श्रेष्ठ माना गया है इसको। लग्नेश लग्न में बैठे हैं तो ये अत्यंत श्रेष्ठ हो गया। इस लग्न के योग कारक प्लैनेट चतुर्थेश और पंचमेश शनि जाकर के लग्न में बैठे हैं, जो कि विशाखा नक्षत्र में है, जो गुरु का नक्षत्र है। गुरु इस कुंडली में आकारक अर्थात षष्ठेश होते हैं। तो षष्ठेश होने की वजह से, लग्नेश के शत्रु होने की वजह से ये ग्रह आकारक यहाँ पर देखने में हमको मिलेंगे। अब स्थिति ये है कि शुक्र का लग्न में होना, लग्नपति होकर के लग्न में बैठे हैं तो बहुत बढ़िया हो गया। जातक को हर एक चीज जीवन काल में मिल जाने वाली है, क्योंकि उसका लग्न ही अत्यंत मजबूत हो गया। परंतु लग्न में शनि का होना, वो उच्च राशि में बैठे हैं, शश नामक महापुरुष योग लगा करके भी बैठे हैं, परंतु शनि का स्वभाव है स्लो चलना, तो जीवन काल में प्रत्येक चीजों में विलंब ला करके ये रख देंगे। वैसे भी लग्नेश के साथ बैठे हैं तो 2 ग्रहों की युति है, 2 ग्रह साथ में बैठे हैं तो उसका प्रभाव भी आ जाएगा। यानी कि लग्न और लग्नेश पर शनि का प्रभाव होने की वजह से है शश योग, परंतु जीवन काल में प्रत्येक चीज बहुत ज्यादा विलंब के बाद में ऐसे लोगों को प्राप्त होती है। धन भाव के अधिपति मंगल बन जाते हैं, जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं और धन भाव में केतु का होना, धन भाव में केतु का होना बढ़िया माना गया है और ये आकस्मिक धन प्रदायक ही कहा गया है। केतु को अति विशिष्ट कारक कहा गया है द्वितीय भाव में, तो ये प्लस पॉइंट है। धन भाव के अधिपति मंगल पराक्रम भाव में मूल नक्षत्र में अर्थात केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो पराक्रम भाव में मंगल कारक हो जाते हैं। धनपति का पराक्रम भाव में बैठना, व्यक्ति के पास में धन होगा, परंतु मेहनत पराक्रम से ऐसे व्यक्तियों के पास में धन होता है। तृतीय पति गुरु तृतीय भाव में ही बैठे हुए हैं, प्लस पॉइंट है। यहाँ से बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर, भाग्य भाव पर और लाभ भाव पर देख रहे हैं। तो सप्तम भाव पर दृष्टि डाल करके पत्नी के स्वभाव में भी वो ज्ञान ला देते हैं, क्योंकि गुरु का स्वभाव है भाग्य भाव पर दृष्टि, भाग्य का कारक भाग्य भाव पर दृष्टि डाले तो ऐसे लोगों का भाग्य भी साथ देता है। और लाभ भाव पर गुरु की दृष्टि हो तो ये यहाँ के कारक हो जाते हैं। तो मैंने बताया था कि किसी भाव का अगर कोई ग्रह कारक हो और वो उस भाव को देख ले तो उसके प्रभावों में वृद्धि कर देता है। तो पराक्रम भाव में बैठे हुए गुरु इनकी इनकम को भी बढ़ाने का काम करेंगे। चतुर्थेश और पंचमेश शनि बन जाते हैं, जाकर के लग्न में बैठे हैं तो जीवन काल में प्रत्येक चीजों में विलंब ला करके रख देंगे।
चतुर्थेश और पंचमेश का लग्न से संबंध हो जाए तो ऐसा व्यक्ति पराक्रम से, मेहनत से, अपनी बुद्धिमत्ता से या अपने ज्ञान से या अपनी योग्यता से अपने मकान को, अपने भूमि भवन वाहन के सुखों को भोगने वाला होता है। और संतानपति लग्न में बैठे हैं तो संतान भी इनकी बात मानती है। ओवरऑल संतान अच्छी देखी गई है। षष्ठपति गुरु तृतीय भाव में स्वग्रही बैठे हैं, बढ़िया है। और चंद्रमा जो कोई दशमपति होकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं, इनके साथ नौकरी में भी थोड़ा संघर्ष आप कह लीजिए या पॉलिटिक्स या कंपटीशन की स्थिति, हमेशा कंपटीशन, छोटी सी चीज भी होगी तो इनको लोगों के साथ में कंपीट करना पड़ेगा। अंश आप देख ही रहे होंगे 0 अंश पर अमृत अवस्था में है तो थोड़ा सा दिक्कत है, परंतु ये पक्ष बल तो चंद्रमा बली है तो इनको बली मानिए। षडबल में बल आ रहा है। सप्तमपति मंगल जो बनते हैं जाकर के पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, जीवन साथी पराक्रमी होता है तो ये भी ठीक है। सप्तमेश का जाकर के पराक्रम भाव में जाना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। सप्तम भाव पर शुक्र और गुरु की दृष्टि का पड़ना दाम्पत्य को भी अच्छा कहिए। शनि की दृष्टि एकमात्र जरूर पड़ रही है जो कि दाम्पत्य में परेशानी का कारण बन सकता है। हालांकि शुक्र और गुरु जैसे दो शुभ ग्रह अगर सप्तम भाव को देख ले तो दाम्पत्य में ज्यादा परेशानी की स्थिति तो नहीं ही बनती। अष्टमपति शुक्र बन जाते हैं, जाकर के लग्न में बैठे हैं तो लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं होगा तो चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। अष्टम भाव में राहु है, भ्रामक रोग की स्थिति, कभी कभार व्यक्ति के स्वास्थ्य में परेशानी आ जाए परंतु वो व्यक्ति को समझ में ना आए या डॉक्टर उस रोग को पकड़ ना पाए, इस तरह की स्थिति देखने में आ जाती है अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु हो। हालांकि आकस्मिक रूप से धन प्रदायक इनको माना गया है। भाग्येश बुध है, जाकर के 12वें भाव में स्वग्रही या कह ले उच्च राशि में बैठे हुए हैं, ये बढ़िया है। जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। दशमपति षष्ठ में बता चुका हूं कि कार्य क्षेत्र में संघर्ष रहता है। लाभेश जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं, 12वें भाव के अधिपति के साथ में जीवन काल में धन होगा जैसा कि सिद्ध किया, परंतु धन टिकेगा नहीं। धन आएगा, 100 कमाएंगे तो 80, 85, 90 हो सकता है खर्च कर दें, तो धन संचयन में हो सकता है परेशानी हो क्योंकि लाभेश जाकर के व्यय भाव में बैठे। परंतु लाभेश का व्यय भाव में भी जाना अच्छा ही है क्योंकि एक सामान्य तरह का राजयोग है। जब व्यय होगा तभी आय होगी, तो हम सभी आय करते क्यों है? व्यय करने के लिए, तो ठीक है, इसमें कोई चिंता नहीं है। और द्वादश भाव में बैठे हैं, बुध स्वग्रही है, भाग्येश है तो बढ़िया है। सूर्य 12वें है, राहु की दृष्टि से दृष्ट है। आंखों का ध्यान रखा जाए, आंखों से संबंधित परेशानी, मेनली पुरुष में तो लेफ्ट आई से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं तो इसका ध्यान रखें। इनके नवमांश चक्र में भी देखें, जो शनि यहाँ पर हमको उच्च के दिखाई पड़ रहे हैं वो वहां जाकर के नीच राशि में बैठे हैं, फलस्वरूप नीच का फल दे रहे हैं। गुरु यहाँ भी स्वग्रही है, वहां गुरु उच्च राशि में, फलस्वरूप ये बढ़िया हो गया। चंद्रमा को जो मैंने कहा था बल मिल रहा है, यहाँ अंश बल से कमजोर है परंतु वहां पर वो स्वग्रही है तो ये एक प्लस पॉइंट दिखाई पड़ता है। तो चंद्रमा भी स्थिति में ठीक है और बुध तो यहाँ उच्च के हैं, यहाँ स्वग्रही है तो बुध भी ओवरऑल इस कुंडली में बहुत अच्छे, अर्थात शुक्र और बुध दोनों ही प्लैनेट इस कुंडली में मुझे अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। अब हम सीधे इनके प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न के साथ इनकी जन्म कुंडली का हम अध्ययन करते चलेंगे। जो लोग, वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीख रहे हैं वो इनकी कुंडली को तो देख ही रहे हैं, इनके प्रश्न को सुनिए। आपने जन्म कुंडली बना ही ली होगी, पूरी दशाएं आपके पास में होंगी। इनके प्रश्न को सुनिए, वीडियो को पॉज करिए और उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए और पेपर पे लिखिए, फिर मिलाइएगा। आपको आनंद की अनुभूति होगी और ज्योतिष में आपकी जो पकड़ है वो भी बनती जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ बहुत बढ़िया है। आप अगर जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं तो ये जो तरीका है ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपका, जिसमें आप अध्ययन करेंगे और आपको 2 मिनट के बाद में मेरा भी मत उस विषय पर सुनने को मिल जाएगा। तो आप ये करके देख सकते हैं। प्रथम प्रश्न इन्होंने किया है, इनके ज्यादातर सवाल इंग्लिश में है तो मैं इंग्लिश में पढ़ के आपको हिंदी में भी इसका अर्थ समझाता चलूंगा। आई हैव डन माई MBA in 2021 and since then I'm continuously working to change my job in particular big companies related to oil and gas in Bangalore। इन्होंने 2021 में MBA किया हुआ है और MBA करने के बाद ही अपनी नौकरी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान समय में भी ये अच्छी नौकरी में है, जैसा कि मैंने बताया PSU में जॉब कर रहे हैं। आज से बहुत से युवाओं का सपना होता है, मैं दिन भर जन्म कुंडली का अध्ययन करता हूँ, कि किसी तरह से सरकारी नौकरी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU में जॉब मिल जाए। आज के समय में तो हालांकि गेट के थ्रू वहां पर है, लेकिन फिर भी 14 साल पहले मुझे नहीं पता तब क्या स्थिति थी, परंतु ये जॉब चेंज करना चाहते हैं। बैंगलोर में ऑयल और गैस से संबंधित जो कंपनीज हैं उनमें ये जाना चाहते हैं। प्रयास भी कर रहे हैं बट अनेबल टू गेट एनी इंटरव्यू फ्रॉम एनी कंपनी इवन आफ्टर हैविंग सो मेनी डिग्रीज एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इन्होंने कहा है कि इतनी सारी डिग्रीज होने के बाद में इतना लंबा 14 साल का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस तो कम नहीं कहा जाएगा। इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद ये कंपनीज में अप्लाई तो कर देते हैं परंतु इनको इंटरव्यू का कॉल वहां से नहीं आ पाता। When is that job change as desired by me will happen? तो इन्होंने कहा है कि जो जिस तरह का जॉब चेंज ये चाहते हैं ये इनके साथ में कब होगा।
सबसे पहले तो ऑयल और गैस, शनि जाकर के लग्न में बैठे हैं, विशाखा नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है जो कि षष्ठेश है, और गुरु बलाबल है। मैं ऑलरेडी सिद्ध कर चुका हूं कि गुरु बलाबल के साथ में है, लग्न में बैठे हैं, शश योग लगा करके निसंदेह वो नीच राशि में वहां पर हो जा रहे हैं नवमांश में, तो फल उनका नीच का आ रहा है। परंतु क्षेत्र आपने ठीक ही चुना है। अगर आप ऑयल और गैस में भी जाना चाहते हैं, शनि नवमांश में जरूर वहां पर कमजोर है, परंतु उच्च राशि और षडबल में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सबसे बलवान प्लैनेट है, तो बढ़िया है, आप इस क्षेत्र में प्रयास करिए। अब कारण कि क्यों नहीं आ रहा, जब सब कुछ इतना बढ़िया है तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता, तो आप अभी मैंने सिद्ध किया, शश योग है, शनि लग्न में है और षडबल में अत्यंत बलवान है। जब भी शनि कारक हो या अकारक केंद्र से संबंध बना ले और षडबल में अत्यंत बलवान हो, ये इस बात की सूचना है कि ऐसे जातक के जो कार्य हैं वो हो तो जाएंगे, परंतु विलंब के साथ में, अत्यधिक विलंब, बहुत ज्यादा देरी होगी। और षष्ठपति जाकर के बैठे हुए हैं आपके, दशमपति जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंपटीशन, संघर्ष, स्ट्रगल, मेहनत ज्यादा करा देना, तो इस तरह की स्थिति आपके साथ में बन जाएगी। तो आप अपना प्रयत्न करते रहिए। मुझे लगता है कि बुध की महादशा में शनि और चंद्रमा का अंतर, हालांकि शुक्र भी आपके आ रहे हैं, सितंबर 2022 के बाद में ही एक नौकरी चेंज करने का योग बनता है, तो आप वहां पे चेंज कर सकते हैं। और अगर यहां नहीं होता है तो भी इंतजार करिए, अप्रैल 2023 के बाद में जब चंद्रमा का प्रत्यंतर जो कि दशमपति होकर के षष्ठ में बैठे हैं, वहां पर नौकरी के चेंज होने के योग सबसे ज्यादा आपकी कुंडली में दिखते हैं। और अगर हम गोचर कुंडली की बात कर ले तो मीन राशि आपकी, गुरु अभी जब आपके राशिपति होकर के आपकी राशि में संचरण करेंगे तो लग्न में गुरु को बल मिल जाता है। तो अगर आपकी चंद्र कुंडली बना ले तो 13 अप्रैल के बाद गुरु आ जाएंगे आपके लग्न से, तो 13 अप्रैल के बाद भी संभावनाएं बनती है, परंतु महादशाओं के हिसाब से सितंबर और अप्रैल 2023, सितंबर 2022 और अप्रैल 2023 ये एक समय है जिसमें कि परिवर्तन होना आपका मैं श्रेष्ठ देखता हूं। बुध की दशा में शनि का अंतर तुला लग्न की कुंडली में माना तो श्रेष्ठ जाना चाहिए, परंतु दूसरे 12वें के संबंध में बुध और शनि है। बुध से आप जाएंगे तो दूसरे, और शनि से अगर बुध को गिनेंगे तो 12वें, तो ये 2-12 का संबंध है, तो परेशानी, दिक्कत हो रही है। परंतु दोनों ही प्लैनेट्स इस लग्न में कारक है, तो आप रिजल्ट को एक्सपेक्ट करिए, परंतु विलंब के साथ में। देरी होगी परंतु रिजल्ट आपके पक्ष में है, इस बात से आप निश्चिंत रहें। दूसरा प्रश्न इन्होंने किया है, आई वॉन्ट टू अर्न मोर एंड आई फील दैट मेरी प्रगति लास्ट 2 साल से कहीं बाधित हो गई है, लॉट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑल्सो हैपनिंग। इन्होंने कहा है कि ये और ज्यादा कमाने की चाहत रखते हैं। हर एक व्यक्ति जो कमा रहा है उससे संतुष्ट तो नहीं है, उससे ज्यादा ही कमाने की चाहत रखता है, और इनको लगता है कि पिछले 2 सालों से कहीं ना कहीं इनकी जो प्रगति है वो बाधित हो गई है और बहुत ज्यादा खर्च हो रहे हैं। खर्च तो आपका कभी नहीं रुकेगा। लाभेश आपके जाकर के व्यय भाव में व्ययेश के साथ बैठे हैं, व्ययेश का व्यय भाव में होना, इसका अर्थ ही ये हो जाता है कि व्यय ऐसे व्यक्ति का मजबूत है, तो व्यय तो आपका होता रहेगा। बुध में शनि का अंतर आपको चल रहा है, चंद्रमा पर केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, और गोचर से ऐसा कोई बुरा समय तो मुझे नहीं दिखता अभी भी, लेकिन फिर भी आपके राशि से जो शनि है वो मीन राशि है और मकर राशि में भी शनि का संचरण चल रहा है। फलस्वरूप आपकी जो शनि की दृष्टि वो आपके चंद्रमा पर पड़ रही है। अगर आप गोचर से देखें तो चंद्र कुंडली बनाइए, वहां पर 10 नंबर जहां लिखा हुआ है, मीन राशि की चंद्र कुंडली बनेगी जहां 10 नंबर है, वहां वर्तमान समय में शनि चल रहे हैं, तो लाभस्थ शनि होने की वजह से इनकी दृष्टि आपके लग्न पर जा रही है, तो विलंब हो रहा है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, व्यय भाव आपका मजबूत है। बाकी बुध में शनि का अंतर भी थोड़ा सा आपको परेशान तो करेगा, क्योंकि नवमांश में शनि नीच के हैं और लग्न में बैठ करके देरी करा रहे हैं। इस वजह से आपको लग रहा है कि आपकी प्रगति बाधित हो गई है। प्रगति बाधित तो नहीं कहूंगा मैं, स्लो हो गई है, पर प्रगति शनि आने की वजह से डिले और ज्यादा बढ़ गया है। वो लग्न में बैठ करके ऑलरेडी डिले के कारक हो रहे हैं, डिले कर रहे हैं चीजों को, परंतु जब उनका अंतर आ चुका है तो वो प्रभावी ज्यादा हो गए हैं। इस वजह से आपको ऐसा महसूस होता है कि पिछले 2 सालों से आपकी प्रगति जो है वो बाधित हो गई है। हालांकि इससे भी चिंता करने की कोई आपको जरूरत नहीं है। तीसरा प्रश्न इन्होंने किया है, इज देयर एनी चांस ऑफ अर्निंग लॉट एंड गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज फॉर टूर। इन्होंने पूछा है क्या बहुत ज्यादा धन कमाने का योग है और टूर के लिए विदेश जा सकते हैं या नहीं। धनपति पराक्रम भाव में है और धन भाव में केतु है, लाभेश व्यय में है। लाभेश व्यय में है अर्थात धन आजीवन आता रहेगा। धन आने को लेकर, धनागमन को लेकर के चिंता करने की जरूरत तो नहीं है। धन का कारक मजबूत स्थिति में है। गुरु केतु के नक्षत्र में जरूर है, लेकिन केतु भी धन भाव में शनि के नक्षत्र में, जो कि योग कारक है, और धनपति पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो पराक्रम से पीछे मत हटिए, धन आप कमा लेंगे, धन को लेकर के मुझे चिंता नहीं दिखाई पड़ती। और दूसरा आपने पूछा है, गोइंग टू फॉरेन कंट्रीज फॉर टूर। लग्नपति और स्वदेशपति लग्न में है, विदेशपति विदेश में, परमानेंट विदेशपति लग्न में। बिल्कुल आप जा सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली में विदेश जाने के अच्छे योग मुझे दिखते हैं, तो आप बिल्कुल फॉरेन कंट्रीज में टूर के लिए जा सकते हैं। चौथा प्रश्न इन्होंने दिया है,
आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ फैमिली एंड हैव टू टेक केयर ऑफ माई वाइफ, किड, मदर, फादर एज वेल एज ब्रदर। इनका कहना है कि ये इन्होंने पूरे जो अपने परिवार का विवरण शुरू में दिया था ना, उनमें से ये इकलौते ऐसे मेंबर हैं जो कि कमा रहे हैं और इनको अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, साथ ही साथ अपने भाई की भी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना पड़ता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक ही व्यक्ति है जो कमा रहा है और 5-6 लोगों का परिवार उसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो बर्डन पड़ता होगा, जिस वजह से ये परेशान हो रहे हैं। और when the situation of my parents will be okay, will my brother earn? He is still unmarried at 31 years of age. और इनका जो छोटा भाई है उसके विषय में ये पूछते हैं कि जो छोटा भाई है वो कभी अर्न कर पाएगा और उसकी भी शादी नहीं हुई है। तृतीय भाव छोटे भाइयों को दर्शाता है। तृतीय भाव के अधिपति तृतीय भाव में ही बैठे हैं और मंगल को छोटे भाई का कारक कहा गया है, तो वो भी यही बैठे हैं। भाव, भावपति, कारक, भाव कारक, भाव, भावपति, भाव कारक तीनों ही एक जगह पर बैठ के शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट हो जा रहे हैं। फलस्वरूप छोटे भाई के विकास को इन्होंने बाधित कर दिया। हालांकि चतुर्थपति आपके चतुर्थ भाव जो है, इससे आपके छोटे भाई के धन का विचार किया जाएगा। तो वो शनि ठीक है, उच्च के बैठे हैं, तो समय लगेगा, विलंब होगा। अब विवाह कब होगा ये तो मुझे उनकी कुंडली को देखना होगा, उससे क्या स्थितियां बनती हैं उसको विचार करना होगा। परंतु आपके छोटे भाई का जो विकास है वो बहुत ज्यादा स्लो है, क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति और मंगल तृतीय के कारक अर्थात छोटे भाई बहनों के कारक, तीनों पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिस वजह से विलंब यहाँ दिखाई पड़ता है। और when the situation of my parents will be okay, तो सिचुएशन में क्या परेशानी है, पेरेंट्स की सिचुएशन में दिक्कत तो कुछ समझ में नहीं आती। ये जरूर चंद्रमा षष्ठ में बैठे हुए हैं, परंतु अपने से वो भी नवम पंचम के संबंध में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। सूर्य पर जरूर राहु की दृष्टि है, तो माता पिता के स्वास्थ्य में, मेनली हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, तो वो है, उसके लिए कुछ उपाय है मैं आपको बता दूंगा। I have lot of trouble in relationship and friends as at some point of time when I need people they leave me। इनका कहना है कि ये इनके जीवन काल में जो इनके मित्र हैं या जो इनके रिलेशनशिप्स बनते रहे हैं, तो जीवन के कुछ कुछ समय पर इनको उनसे परेशानियां हुई हैं। जब इनको आवश्यकता पड़ती है तो वो जो इनके साथ के लोग हैं वो इनको छोड़ देते हैं। Is going to happen like this always? क्या ये हमेशा होता रहेगा? और is it just due to unnecessary thoughts of mind? तो इन्होंने पूछा हुआ है कि जो ये इस तरह की जो चीज मैंने बताई कि लोग साथ छोड़ देते हैं, वो हमेशा होता रहेगा या फिर क्षणिक है, या इनके मन का वश जो है वो भ्रम है। देखिए, लग्न में शनि बैठे हैं आपके, लग्नेश से संबंध बनाए हुए हैं, षड्बल में अत्यंत बलवान है, कालपुरुष का दुख, विषाद कहा गया है इनको, ठीक है। तो शनि आध्यात्मिक ग्रहों में से एक है, ये तो आप मान ही चुके होंगे, अगर मेरे कार्यक्रम देखते हैं तो मैं अध्यात्म से जोड़ करके देखता हूँ शनि को। तो विलंब कराते हैं, संबंधों में दूरी भी करते हैं, सप्तम पर दृष्टि पड़ रही है, सप्तम का जो पत्नी का कारक है उनके साथ तीसरे भाव पर दृष्टि, दशम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, बलवान है, तो उन रिश्तों से संबंधित परेशानी तो आएगी ही आएगी ना, ये तो देखने में मिलेगी। अब जब आपको जरूरत पड़ती है, जब आपके साथ में लोग नहीं आते, तो ऐसा कब तक होगा? कुछ समय होगा, फिर आप उनसे कटने लगेंगे। जब आप इन लोगों से, समाज से कटेंगे, तभी तो शनि आपको उदासीन बनाएंगे। कहा जाता है ना कि लग्न का शनि व्यक्ति को उदासीन बना देता है, तो ये यही कारण है। ठीक है, लोग अगर आपकी हेल्प नहीं करते तो कोई चिंता की जरूरत नहीं। कुछ हद तक तो भ्रम भी है, चंद्रमा पर केतु की दृष्टि का पड़ना, चंद्रमा जो है वो आपके केंद्राधिपति दोष से, केंद्राधिपति बोल रहा हूं मैं, केमद्रुम दोष से ग्रसित है, जिस वजह से ये हो सकता है थोड़ा सा आपको लगता भी हो। मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है चंद्रमा पर, जो कि इस कुंडली के कारक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये शनि के लग्न में होने से होता है कि जो सुख मिलना चाहिए रिलेशंस में, और उसको वो बाधित कर देते हैं। जो सामाजिक आपका दायरा है ना, उसको वो थोड़ा सा कम ही कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लग्न से अगर वो संबंध बना ले तो उदासीनता भर देते हैं। कारण है इसका, इनको सप्तम में बल मिलता है, ये पश्चिम में दिग्बली होते हैं, और लग्न आपका पूर्व है जहां पर ये दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जाते हैं। तो पॉजिटिविटी कमजोर हो जाती है लग्न में जाने से, जो कि कारण बनता है परेशानी का। इस वजह से ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चेंज करेंगे जॉब, आप और अर्न करेंगे। जब आप मजबूत होते जाते हैं तो लोग आपके साथ में जुड़ते हैं, भले ही वो इस्तेमाल करने के लिए जुड़े, परंतु लोग जुड़ते हैं। लेकिन आपके लिए अकेले रहना ही ज्यादा बेहतर है। अगर आप थोड़ा सा अपने में रहें, लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग आपका इस्तेमाल भी बहुत करेंगे, है ना, तो यूज भी किया जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप अकेले रहें, वो ज्यादा उचित है।
और नहीं आते हैं लोग साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे डाल मजबूत होती है सब उसको पकड़ने को आ जाते हैं। तो जैसे जैसे आपका विकास बढ़ेगा, अभी केतु के बाद में जब दशा शुक्र की आएगी तब आप देखेंगे कि लोग जुड़ रहे हैं आपसे, तो चिंता की जरूरत नहीं है, समय है, अभी फेज है, निकाल दीजिए। छठा प्रश्न इन्होंने किया है, वॉट रत्न शुड आई वेयर, कौन सा रत्न इनको पहनना चाहिए। आई एम वेयरिंग एज ऑफ नाउ अ मोती इन तर्जनी, नीलम, अमेरिकन डायमंड एंड पैराडॉट, बट आई फील सो मैनी। देखिए इन्होंने बहुत से रत्न पहने हुए हैं, मोती भी पहना है, नीलम भी पहना है, पेरिडॉट भी पहना है कनिष्ठिका उंगली में, और अमेरिकन डायमंड भी पहना है। देखिए इतने रत्न की आवश्यकता नहीं होती, चंद्रमा का रत्न तो हटा ही दीजिए। इस कुंडली में अगर रत्न की बात की जाए तो बुध का रत्न पन्ना और शुक्र का रत्न आप ओपल या हीरा धारण कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई रत्न आपको पहनने की जरूरत नहीं है। तो शुक्र का रत्न ओपल और बुध का रत्न पन्ना आप धारण करें, इसके अलावा सभी रत्नों को आप हटा दें। Which is the most favorable and main planet for me? I used to think शनि, but it is नीचे नवमांश। बिल्कुल, शनि उच्च राशि में बैठे हैं और तुला लग्न की कुंडली में बढ़िया होते हैं, परंतु नवमांश में नीच में, तो उनको एज अ मुख्य ग्रह तो हम नहीं चुनेंगे। बुध को मैं आपके मुख्य ग्रह के रूप में देखूंगा और शुक्र को भी। तो बुध को आप नंबर 1 पर रखिए और शुक्र को सेकंड प्रायोरिटी पे। बुध और शुक्र आपके लिए फेवरेबल प्लैनेट्स में से एक है। What is my future? How will life go onwards? Will I be a successful man in my field or any other career? देखिए आपकी फील्ड ठीक है, आपकी फील्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लग्नेश लग्न में बैठे हैं, लाइफ में व्यक्ति को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी है। बुध की दशा को बीतने दीजिए, केतु की दशा थोड़ा सा बीच का जो टाइम रहता है वो ठीक नहीं। जब शुक्र की दशा आती है आप देख सकते हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, परंतु जब शुक्र की दशा आएगी तो आपकी लाइफ में गोल्डन पीरियड होगा और शुक्र की दशा में ही आपका विकास बहुत अच्छा मैं होते हुए देखता हूँ। हाउ विल बी माई मैरिड लाइफ, माई वाइफ एंड माई सन। बता चुका हूं मैं कि पत्नी पराक्रमी होंगी। गुरु और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, तो पत्नी भी ठीक। शनि की दृष्टि से हो सकता है कि पत्नी के साथ में मतभेद होता हो। अगर कुंडली मिलान करके विवाह हुआ है तो मैरिड लाइफ में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। गुरु आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में, जो कि संतान के कारक है, संतानपति भी जाकर के लग्न में बैठे हैं। इनके D7 चार्ट का सप्तमांश का मैंने अवलोकन किया तो ओवरऑल संतान की स्थिति भी अच्छी दिखाई पड़ती है। संतान को लेकर के भी आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और क्या है आपका जो 10वां प्रश्न है, एनीथिंग और इलनेस आई नीड टू टेक केयर एंड योर सजेशंस। आंखों का ध्यान रखिए, त्वचा जन्य रोग, शनि लग्न में बैठे हैं, रोग के कारक होकर लग्न में बैठे हैं तो छोटे मोटे रोग ये दे देते हैं। मेनली आंखों का ध्यान रखिए। राहु का अष्टम भाव में होना भ्रामक रोगों को उत्पन्न कर देता है, तो खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानी और कफ जन्य रोग की शिकायत भी आपको हो सकती है। तो इतनी जो मैंने परेशानियां बताई हैं इनसे आपको सतर्कता और सावधानी रखनी है। अपनी आंखों का स्पेशली ध्यान रखें, उसके लिए भी उपाय मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। बाकी आंखों में कोई भी परेशानी है तो तुरंत आप डॉक्टर कंसल्टेशन ले लीजिएगा। 11वां इन्होंने किया है, एक और प्रश्न था यशराज जी की, बिजनेस का योग है क्या, और यदि हाँ तो किस चीज का व्यापार करें। सप्तमपति पराक्रम भाव में है, शुक्र की अर्थात लग्नेश की दृष्टि है और बुध चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं उच्च राशि में। बिल्कुल आप व्यापार कर सकते हैं। किस चीज का व्यापार अगर देखें तो लग्न सूर्य और चंद्रमा में आपके सूर्य सबसे अधिक बली हो रहे हैं और 10 घर आगे जाने पर अगर हम देखते हैं तो बुध जाकर के स्वराशि के हैं, तो बुध से संबंधित व्यापार। अब आप ज्योतिष के कार्यक्रम को देखते हैं, ज्योतिष को काफी अच्छा जानते भी होंगे, शुक्र लग्न में बैठे हैं, तो बुध से संबंधित जितने भी व्यापार हैं वो आप कर सकते हैं। कंसल्टेंसी से संबंधित काम, कम्युनिकेशन से संबंधित काम, जहां पर आपको अपनी वाणी को बेचना है, वाणी से संबंधित काम, कंसल्टेंसी का काम बता चुका, जनरल स्टोर्स का काम, मैनेजमेंट का काम, भी बहुत से काम है। और शुक्र लग्नस्थ है तो शुक्र से संबंधित काम भी, कपड़े इत्यादि का काम, रेस्टोरेंट इत्यादि का काम भी आप कर सकते हैं। बहुत से व्यापार आपके लिए फेवरेबल है। शुरू करना चाहें तो करें, अर्थात नहीं तो मैं यही कहूंगा कि केतु की दशा को बीत जाने दीजिए, शुक्र की दशा में आप अपना व्यापार शुरू करिएगा, वो श्रेष्ठ होगा। आने वाली 7.5 और केतु की महादशा कैसी होगी। केतु की महादशा देखिए, केतु मंगल के घर में बैठे हैं और यहाँ पर इनको बल मिल जाता है। नवमांश में सूर्य के घर में है और मंगल की स्थिति ठीक है, लेकिन मंगल भी केतु के नक्षत्र में है, तो केतु की जो आपकी दशा आएगी उसमें खान पान का अपने ध्यान रखिएगा। कड़वा बोलने से बचिए, झूठ बोलने से बचिए, गणेश जी की आराधना करते रहिए। केतु की महादशा में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। केतु में जब राहु का अंतर आएगा तो समाज से हो सकता है कि आप थोड़ा और कटने लगे। केतु की दशा आपको मेनली समाज से हो सकता है कि काट दे, क्योंकि शनि लग्न में बैठे, ऐसा मुझे लगता है। अब ये होगा तो आप बताएंगे बहुत अच्छे से। 7.5 शनि चंद्रमा 6वें 8वें में बैठे हैं। 7.5 में मानसिक अशांति, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में जितनी परेशानियां बताई इनका ध्यान रखना है। अगर आपने इनका ध्यान रख लिया तो 7.5 से भी ज्यादा चिंता नहीं। और केतु की महादशा में परेशानी यही हो सकती है कि समाज से थोड़ा सा आपके काटने या रिश्तों का जो सुख है वो कम मिल पाए। तो इतने ही इनके प्रश्न थे।
अब हम चलते हैं उपाय की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको मैंने रत्न बता दिया, वो रत्न आप धारण कर लीजिए। 7:30 ही शुरू होने वाली है। नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना शुरू कर दिए। हनुमान जी आपके इष्ट देवता बनते हैं। सूर्य पीड़ित हो रहे हैं क्योंकि राहु की दृष्टि से दृष्ट 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो सूर्य को नित्य जल देना है। सूर्य भगवान के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का आप जाप भी कर सकते हैं, और चाक्षुषोपनिषद का नित्य या रविवार के दिन एक पाठ करना शुरू कर दीजिए, ताकि आंखों से संबंधित जो परेशानी है वो दूर हो सके। आने वाले समय में आपको केतु की महादशा आ रही है, तो गणेश जी की आराधना ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 1 माला अर्थात 108 बार जाप और संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ भी आप किया करेंगे। उपाय आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दुर्गा चालीसा का पाठ आप शुक्रवार के शुक्रवार या लक्ष्मी जी की आराधना आप शुक्रवार के शुक्रवार करना शुरू कर दीजिए। श्री सूक्त का पाठ किया करिए। दुर्गा चालीसा और श्री सूक्त इन दोनों का पाठ आप शुक्रवार के दिन एक एक पाठ करिए। धन से संबंधित परेशानी भी जो आप कह रहे हैं वो भी, और आपका जो ये है शुक्र को बल देने के लिए भी ये प्रभावी है। गुलाब के इत्र का अगर आप प्रयोग करेंगे तो भी शुक्र को बल मिल जाएगा। स्त्रियों का सम्मान किया करिए। दशमपति चंद्रमा होते हैं, थोड़ा सा पीड़ित देख रहा हूं मैं इनको के मद्रों में, तो सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध मिश्रित जल आप अर्पित करिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इतने ही कुछ उपाय थे जिनको अगर आप करते हैं तो ये आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बाकी हनुमान जी आपके इष्ट देवता बनते हैं। हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना से आपके जीवन काल में जो भी परेशानियां हैं वो काफी हद तक कम की जा सकती हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही इनके प्रश्न थे और इतने ही उपाय जो कि मैं बताना चाह रहा था। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो मेरे द्वारा इस जन्म कुंडली में छूट गया हो, जो कि आपने देख लिया, या कोई उपाय जो मेरे द्वारा बताने से छूट गया हो और आपको लगता है कि अगर इनसे कराया जाए तो इनकी लाइफ को हम बेहतर कर सकते हैं, या इनके विषय में आप कुछ पॉजिटिव या मोटिवेटिंग लिखना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। पुनः एक और नए ज्योतिषीय विषय को लेकर के मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।